हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था बिजनेस इकोनॉमिक्स का, क्योंकि बाकी सब एग्ज़ाम ठीक गया है सेमेस्टर 3 के लिए। विनोबा यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 3 का बिजनेस इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और आप लोगों को अगर पसंद लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप तक पहली बार में फर्स्ट टाइम ही पहुंच जाए डायरेक्ट वीडियो। आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़े, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि ये पब्लिक वीडियो और आपके हेल्प के लिए बनाया गया है। तो जैसा कि आप लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन डाले गए थे वो सारा क्वेश्चन आया है। तो जब मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं तो उम्मीद कीजिए कि इस मॉडल पेपर से भी जो क्वेश्चन आने वाले हैं, चूँकि 2 मॉडल पेपर जारी होगा, ये फर्स्ट है, और जब सेकेंड मॉडल पेपर आएगा थोड़ा वेट कीजिएगा। सेकेंड मॉडल पेपर जैसे आएगा ये दोनों मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन आपके पास पहुँचेंगे, और आपको इसी के अनुसार तैयारी अपनी करनी चाहिए। हाँ, यहाँ जो कोई आंसर दिया हुआ उसको अगर और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास बुक है, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन हमने दिया है वो क्वेश्चन श्योर वही आएगा, इसलिए मॉडल पेपर 1 लेकर आ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का। बहुत लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कब आ रहा है सर, तो जनरली हमारे पास बिजनेस इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर 1 आ चुका है। और फिर मैं बता दूं कि सेमेस्टर 4 की क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में 10 मार्च से शुरू हो रहे हैं। जो बच्चे ऑनलाइन करना चाहते हैं उनको प्ले स्टोर में जाना है, मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एप्लीकेशन है। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से देखो यहाँ डी गड़बड़ा गया है, बाई मिस्टेक टाइपिंग में डी छूट गया है, तो कॉमर्स वर्ल्ड WRLD होगा, ठीक है। तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, इतना बच्चा लोग परेशान कर दिया फ़ोन करके कि जल्दी लाइए कि डी छूट गया, बताओ। तो ये कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से आपको प्ले स्टोर में एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास यहाँ दिया हुआ है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, मैं आपको वहाँ मिनिमम सब्सक्रिप्शन में आपको जोड़ दूंगा। और सारे वीडियोस यहाँ पे जो भी ऑफलाइन क्लासेस हो रहे हैं सारे रिकॉर्डेड वीडियोस, पहला रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगा, दूसरा स्टडी नोट्स मिलेगा जो अभी भी अवेलेबल है। जो स्टूडेंट सेमेस्टर 3 का ऑनलाइन परचेस किए हैं या ऑफलाइन यहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए भी स्टडी नोट्स अभी अवेलेबल है। हर टॉपिक बाई टॉपिक, यूनिट बाई यूनिट स्टडी नोट्स आपको मिलेगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं, बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में जुड़ने के बाद आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि कॉमर्स वर्ल्ड का सेल्फ स्टडी नोट्स आपको मिलेगा, इजी लैंग्वेज में मिलेगा। और इस तरह का मॉडल पेपर हम लोग सेमेस्टर 4 में 3-3 बना के हर सब्जेक्ट का पहले ही दे देंगे अपने ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले बच्चों को। बाकी जो एग्ज़ाम के समय होंगे वो तो अपना देखेंगे भाई, जो तैयारी अपनी कर रहे हैं। तो इसलिए इस बार हम लोग एक नया प्रयास किए हैं कि सारे बच्चों तक मॉडल सेट पहुँचे और वो उनका प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन हर बार मॉडल सेट आएगा इसकी गारंटी तो नहीं है। तो बीकॉम सेमेस्टर 3 का मॉडल सेट 1 है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। आप जानते हैं कि एग्ज़ाम कैसे लिखना है, ये सब हम डिस्कस नहीं करते हैं, हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि राइट आंसर इन 5 सेंटेंस, 5 सेंटेंस में इसका आंसर लिखना है। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन कितने का है, 2 नंबर का। हम लोगों को ट्रू फॉल्स पूछ देता था, लेकिन यहाँ पे बोल रहे नहीं, 5 सेंटेंस में इसका आंसर लिखना है। फर्स्ट है व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप सभी लोग जानते हैं माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है छोटा। इकोनॉमिक्स को ना प्रोफेसर रेगनर फ्रिस ने 2 पार्ट में बांटा था, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, और मैक्रो का मतलब होता है स्टडी ऑफ एग्रीगेट यूनिट्स। अगर हम संपूर्ण यूनिट्स का यानी पूरी यूनिट्स का अगर हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है मैक्रो, और अगर एक इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है माइक्रो। तो माइक्रो का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, जैसे एक व्यक्ति का डिमांड, एक व्यक्ति का सप्लाई, है ना। प्राइसिंग, मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड करेगा एक फॉर्म, ये एक कंपनी या एक बिजनेस, ये सब हमको पढ़ना है माइक्रो के अंदर। और मैक्रो के अंदर एग्रीगेट पढ़ते हैं, संपूर्ण मांग यानी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। तो माइक्रो और मैक्रो 2 पार्ट है। बोलता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो बोल सकते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ये अर्थशास्त्र का एक भाग है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी करते हैं। देखिए लिखा भी है, यह व्यक्तिगत स्तर पर एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग, एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग। और अगर एक नहीं पूरे फर्म के बारे में अगर अध्ययन करना हो तो फिर माइक्रो की जगह मैक्रो हो जाएगा। तो पहला चीज़ समझ गए। दूसरा बोलता है व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ध्यान दीजिएगा, लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक जैसा लगता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, इफ़ अदर थिंग्स रिमेन सेम, अगर यदि अन्य बातें समान रही तो हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, ये सब जानते होंगे। हायर मतलब प्राइस नीचे जाएगा तो डिमांड ऊपर जाएगा, लेकिन ये जो फ्रेज लगा ना, इफ़ अदर थिंग्स रिमेन सेम, यदि अन्य बातें समान रही तो ज़रूर याद रखिएगा। अगर सारे कंडीशन एज इट इज़ रहे, नॉर्मल रहे, तो नॉर्मल कंडीशन में होता है क्या है कि प्राइसेस नीचे जाते हैं तो डिमांड ऊपर जाता है, प्राइस ऊपर जाता है तो डिमांड नीचे जाता है। ये नॉर्मल कंडीशंस में होता है। वही बात यहाँ ध्यान देना। अच्छा एक बात बताइए,
प्राइस नीचे जाता है तो डिमांड ऊपर जाता है, प्राइस ऊपर जाता है तो डिमांड नीचे जाता है, ये हर आदमी को पता है। अगर हम किसी बाज़ार में नहीं पढ़े लिखे आदमी को भी बोले ना टमाटर महंगा हो जाएगा तो बताओ उसका डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा, तो बता देगा घटेगा। तो जब वो भी ये बता सकता है तो लॉ ऑफ डिमांड वो भी जानता है, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है परसेंटेज। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप क्या बोलेंगे, अगर हम उसी व्यक्ति से, उसी नहीं पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछ दे कि टमाटर के प्राइसेस में अगर 10% इंक्रीमेंट हुआ है, 10% टमाटर का प्राइस बढ़ा है, तो उसका डिमांड कितना परसेंट घटेगा, ये वो नहीं बता पाएगा। तो याद रखिएगा कि इसको मेजर करने के लिए कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड के कारण, प्राइस के कारण परसेंटेज चेंज इन डिमांड में क्या असर पड़ रहा है, तो इसको मेजर करने के लिए हम लोगों को पढ़ना होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। यानी ध्यान देना, लॉ ऑफ डिमांड सब जानता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और नहीं पढ़ा लिखा भी आदमी, आपके घर में किसी से पूछ लीजिए नहीं पढ़ा लिखा, वो भी बताएगा कि जब कोई महंगा हो जाएगा तो उसको कम खरीदेगा, जब सस्ता हो जाएगा ज़्यादा खरीदेगा, कोई भी बता देगा, लेकिन इलास्टिसिटी नहीं बताएगा। उसको पूछ दीजिए कि अगर हम 10% रेट घटा दें किसी सामान का तो कितना परसेंट डिमांड बढ़ सकता है परसेंटेज में, तो वो नहीं बता पाएगा। पढ़ेगा, ये बताएगा जरूर कि बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा ये बताएगा नहीं, वो संभव उसके लिए नहीं। तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस के कारण परसेंटेज चेंज इन डिमांड पर असर क्या पड़ता है। यानी अगर प्राइस में 1% चेंज हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट डिमांड पर कितना परसेंट पड़ेगा, ये हमको बताता है। यानी इट शो द रिलेशन बिटवीन परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बीच जो संबंध होता है, उस संबंध को बताने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, मांग की लोच का इस्तेमाल करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इस्तेमाल करते हैं। देख के लिख लीजिएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन क्या है। अब यहाँ तो आपके पास है ही, अभी इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज है तो थोड़ा टफ होता है, मैं समझा देता हूँ, आसान पड़ जाएगा। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब सब जानते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन मतलब सामान बनाना। बताइए सामान कैसे बनता होगा, अगर ये टी शर्ट बना होगा तो कैसे बना होगा, ये बोर्ड बना होगा तो कैसे बना होगा, तो सामान बनता कैसे। तो सामान बनने का एक ही प्रोसेस है कि सबसे पहले रॉ मटेरियल लगाते हैं, फिर उसका प्रोसेसिंग होता है और फिर आउटपुट निकलता है, यानी इनपुट, प्रोसेसिंग, देन आउटपुट। हम कच्चा माल डालते हैं, अब सबका कच्चा माल अलग अलग हो सकता है, कपड़ा बनाने के लिए कच्चा माल अलग होगा, किताब बनाने के लिए अलग होगा, डिजिटल बोर्ड बनाने के लिए अलग होगा। तो बोलता है इनपुट लगाते हैं, उसको कच्चा माल को क्या बोलता है, इनपुट लगाना। पहले इनपुट डालते हैं, फिर वहाँ प्रोसेसिंग होता है, कोई काम होता होगा, हाँ या नहीं, और फिर जो बाहर निकलता है उसको आउटपुट बोलते हैं। तो बोलता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच जो रिलेशन होता है, फंक्शनल रिलेशन होता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। तो बता, इसका मतलब आप बोल सकते हैं फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। देखिए अगर इजी लिखना, आसान लिखना तो सुन के लिख लीजिएगा, यहाँ पे आपको बुक वाला लैंग्वेज ही मिलेगा, क्योंकि आपको लिखना तो बुक वाला लैंग्वेज। लेकिन अगर आप उससे ही, अगर ये नहीं समझ में आ रहा, लगता है कि सर हम अपने से लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं, हम जो समझा रहे हैं एकदम सटीक डेफिनेशन, आप लिख सकते हैं इसको। और मैं अपने बच्चों को यही बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास मॉडल पेपर बनाने वाले ऑफिस के लोग हैं, तो वो जो बुक में रहता है वो कंटेंट डाल देते हैं, लेकिन टीचर का काम है उसको ईजी वे में समझाना। तो मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। बोलता है प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। अगर इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फंक्शनल रिलेशन आ रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है, वो प्रोसेस ही प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। हिंदी में बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, निपज और उपज के बीच में, इनपुट को निपज बोलते हैं। तो इनपुट और आउटपुट यानी रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के बीच में जो क्रियात्मक संबंध होते हैं, जो फंक्शनल रिलेशन होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। यानी फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रॉफिट। मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं प्रॉफिट, लेकिन इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट क्या होता है। तो प्रॉफिट का मतलब यहाँ लिखा है उत्पादन के साधन के रूप में उद्यमी या साहसी को रिस्क उठाने यानी जोखिम लेने के बदले में जो कुछ मिलता है। प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड ऑफ रिस्क। फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड ऑफ रिस्क। अगर कोई व्यक्ति रिस्क लेता है, जोखिम लेता है, उसके बदले में उसे जो मिलता है उसे प्रॉफिट बोलते हैं। अगर मैं रिस्क लिया हूँ कि मैं डिजिटल बोर्ड बहुत पहले खरीद दिया, बहुत लोग नहीं खरीद पाए, डिजिटल बोर्ड खरीद लिया, एप्लीकेशन बना लिया, डिजिटल हो रहे हैं, ये रिस्क हम ले रहे हैं। हो सकता है हम इसमें फेलियर भी हो जाए, हो सकता है इसमें हम सक्सेस भी हो जाए, लेकिन अगर हम सक्सेस हो गए तो कमा लेंगे और नहीं सक्सेस होंगे तो नहीं कमा पाएंगे। तो याद रखिएगा कि जो आप रिस्क लेते हैं ना, उसका रिवार्ड, उसका जो रिटर्न होता है, वो रिटर्न कहलाता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड ऑफ रिस्क। आपने जोखिम लिया, आप इन्वेस्टमेंट किए, और उसका जो रिवार्ड आपको मिलेगा, उसके बदले में जो आपको मिलेगा, उसको हम लोग प्रॉफिट बोलेंगे। तो लिख सकते हैं प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड ऑफ रिस्क। जोखिम लेने के बदले जो प्राप्त होता है वो लाभ कहलाता है। जोखिम लेने के बदले जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है।
आगे लिखा है व्हाट इज मेंट बाय सप्लाई, सप्लाई क्या होता है, तो बताइए इसका भी परिभाषा है। तो ध्यान दीजिएगा, सप्लाई का मतलब क्या होता है, एक निश्चित तिथि पर एक निश्चित समय में एक निश्चित समय में एक निश्चित मूल्य पर एक विक्रेता जितने वस्तुओं की बिक्री करने के लिए मार्केट पहुंचता है उसे क्वांटिटी सप्लाई बोलते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित मूल्य पर मतलब 17 रुपये मान लो टमाटर बिक रहा है, एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित स्थान पे एक विक्रेता जितना सामान लेके मार्केट में 17 रुपये टमाटर का रेट है, फिर भी बेचने वाला अगर 1 क्विंटल लेके गया है तो 1 क्विंटल कहलाता है क्वांटिटी सप्लाई। यानी एक निश्चित मूल्य पर एक विक्रेता जितने वस्तुओं की पूर्ति मार्केट में करता है उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी सप्लाई, या उसी को हम लोग बोलते हैं सप्लाई। याद रहेगा, सप्लाई का मतलब एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित मात्रा में एक व्यक्ति वस्तुओं की बिक्री के लिए भेजता है या वस्तुओं को बिक्री करने के लिए तैयार होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सप्लाई। और सप्लाई ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग देखेंगे वो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। डिमांड हम लोग देखते हैं परचेजर पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लाई देखते हैं सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी अगर सतीश कुमार को सप्लाई करना है टमाटर का, तो जानते हैं मार्केट में 10 रुपये रेट है, तो 10 रुपये में हम कितना बेचना चाहते हैं, तो जितना क्वांटिटी हम लेके 10 रुपये में मार्केट में जाएंगे वही क्वांटिटी कहलाता है सप्लाई या सप्लाई क्वांटिटी। एक विक्रेता एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित बाजार में एक निश्चित परिस्थिति में जितनी वस्तुओं की मात्रा बेचने के लिए मार्केट में जाता है उसे सप्लाई कहते हैं, पूर्ति कहते हैं। बाकी परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ भी लिखा है, वस्तुओं की पूर्ति वह मात्रा है जो एक बाजार में किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत होती है, उसे हम लोग बोलते हैं पूर्ति। आगे लिखा है व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन। प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन मीन्स आउटपुट, प्रोडक्शन मीन्स आउटपुट। याद रखिएगा, प्रोडक्शन मीन्स आउटपुट। प्रोडक्शन क्या करता है, यूटिलिटी क्रिएट करता है। बताइए सामान नहीं बनता तो ये कपड़ा अगर ऐसे ही हमको मिल जाता तो पहन लेते, लपेट लेते पूरा, हाँ, गांधी जी जैसा। तो इसका मतलब अगर कपड़ा जो आप पहन रहे हैं वैसे ही मिल जाए बिना कोई प्रोडक्शन किए, उसमें कोई काम नहीं हो और वैसा ही मिल जाए, क्या लगता है आप यूज़ कर लेंगे उसको? अच्छा, खाना वैसे ही कच्चा उच्चा मिल जाए, कोई प्रोडक्शन नहीं हो, तो आप यूज़ कर लेंगे? नहीं करेंगे। गाड़ी वैसे ही लोहा वोहा करके मिल जाए तो यूज़ कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो इसका मतलब प्रोडक्शन जो करने वाला व्यक्ति होता है वो कच्चे माल में यूटिलिटी क्रिएट करता है, यानी कच्चा माल है उसका उपयोग क्रिएट कर देता है। और जब कोई व्यक्ति किसी प्रोडक्ट का उपयोग क्रिएट कर देगा, यूटिलिटी क्रिएट कर देगा, तब हम मानेंगे कि वो क्या कर दिया, प्रोडक्शन कर दिया। वो क्या कर दिया, प्रोडक्शन। बताइए यहाँ जो हम लोग ये डिजिटल बोर्ड देखने, क्या लगता है शीशा हमारे पास नहीं था, ये सारे चीज़ हमारे पास थे, लेकिन किसी ने इसको अरेंज करके एक प्रोडक्ट बना दिया और इसका उपयोग हमारे लिए तय कर दिया कि हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। देखिए लिखा हुआ, प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक यूटिलिटी। प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक यूटिलिटी। प्रोडक्शन इज बेस्ट डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ वैल्यू। प्रोडक्शन का मतलब क्या है, जो सामान है अगर हम उसका प्रोडक्शन करते हो तो उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उसका मूल्य बढ़ा रहे हैं, उसका उपयोग बढ़ा रहे हैं, उसका जनता के लिए, पब्लिक के लिए यूटिलिटी बढ़ा रहे हैं। तो प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ वैल्यूज़, या प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक यूटिलिटी, याद रखिएगा। और इस दुनिया में जो भी सामान बन रहा है ना, बस उसमें कुछ नहीं, वैल्यू ऐड हो रहा है। वो तो सामान है ही पहले से। बताइए आटा बन रहा है तो गेहूँ नहीं है आपके पास पहले से, सब जानता है गेहूँ है, लेकिन कोई उस गेहूँ को, ठीक है, पिसाई करके पैक करके और तब बेच रहा है। ये क्या हम लोग को नहीं पता था कि गेहूँ है इसको पीस के बेचा जा सकता है, हल्दी है इसको पीस के बेचा जा सकता है, लेकिन किसी ने वही हल्दी को पीस के पैकेट में पैक करके और बेच रहा है और ज़बरदस्त कमा रहा है। तो हमें भी मालूम है बहुत सारी चीज़, हमें भी मालूम है कि ये प्रोडक्ट है, लेकिन हम उसमें यूटिलिटी क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो जो व्यक्ति उसका यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, दैट मीन्स वो प्रोडक्शन कर रहा है। तो लिख लीजिएगा प्रोडक्शन। आगे लिखा व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। बोलता है निवेश से अभिप्राय उस खर्चे से है जिसके द्वारा पूंजीगत पदार्थ, यानी हम लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, तो कैपिटल एसेट में करते हैं, पूंजीगत संपत्तियों में करते हैं। पूंजीगत संपत्ति जैसे मशीन, औजार, निर्माण हेतु कच्चा माल, भवन। बोलता है कि अगर आप प्रोडक्शन करने के लिए, सामान का उत्पादन करने के लिए कोई भी संपत्ति खरीदते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, मशीन खरीदते हैं, है ना, कच्चा माल खरीदते हैं, वो सारा का सारा क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। क्योंकि हम लगा रहे हैं, बताइए हम, हमारे यहाँ छोड़िए हमारा इन्वेस्टमेंट ये डिजिटल बोर्ड है, हमारा इन्वेस्टमेंट कैमरा, हमारा इन्वेस्टमेंट माइक है, हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है।
कि भाई हमको अगर अर्निंग बढ़ाना है, अपना इनकम बढ़ाना है, तो हम जो कैपिटल एसेट में पैसा लगा रखे हैं वो सारा का सारा मेरे क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट। हम फर्नीचर लगा रखे हैं, इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग बना रखे हैं, इन्वेस्टमेंट है, लाइटिंग करवा रखे हैं, इन्वेस्टमेंट है, सब का सब इन्वेस्टमेंट है। और ये इन्वेस्टमेंट हर इंसान करता है रिटर्न कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। रेंट क्या होता है? लगान शब्द। ये रेंट आप लोग अपना रूम रेंट मत याद रखेगा, ये रेंट याद कीजिए। लगान, एक फिल्म आई थी आमिर खान की, लगान। तो अंग्रेज क्या करते थे ना, ज़मीन का इस्तेमाल करने के बदले में कि आप प्रोडक्शन करो कोई दिक्कत नहीं, आपको उसके बदले में टैक्स देना होगा। और सर अंग्रेज लोग टैक्स वसूलता था, लगान वसूलता था, वही इकोनॉमिक्स में लगान है। हाँ, लेकिन आप मकान के रेंट को भी लगान बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में। बोलता है दैनिक जीवन में लगान शब्द से तात्पर्य उस राशि से है जो भौतिक वस्तुओं जैसे मकान, खेत, खान आदि के उपयोग के फलस्वरूप इसके मालिक को दी जाती है। परंतु अर्थशास्त्र में लगान, ये तो हो गया जीवन में, दैनिक जीवन में हम लोग लगान किसको बोलते हैं, रेंट किसको बोलते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में रेंट शब्द का प्रयोग भिन्न अर्थ में किया जाता है। अर्थशास्त्र में लगान से तात्पर्य राष्ट्रीय आय के उस भाग से है जो भूमि के प्रयोग के बदले में भूस्वामी को दिया जाता है। बस याद रखिएगा, अंग्रेज जो लाए था ना वही लगान है कि हम अगर आपका भूमि यूज़ कर रहे हैं उसके बदले में जो हम आपको पे करते हैं वो रेंट कहलाता है, वो लगान कहलाता है। तो अंग्रेज़ों को यही लगान पे होता था। आगे लिखा है राइट डाउन टाइप्स ऑफ डिमांड। तो 4 तरह का हम लोग डिमांड यहाँ देख रहे हैं। पहला होता है प्राइस डिमांड। हम लोगों को प्राइस ही डिमांड पढ़ना है आपको, लेकिन चलिए सबके बारे में थोड़ा दिखा दें। प्राइस डिमांड क्या होता है? हम लोग जो पढ़ते हैं ना प्राइस डिमांड, यानी डिमांड बोलता है व्हेन डिमांड इज अफेक्टेड थ्रू प्राइस। जब मांग मूल्य से प्रभावित होगा तो वो प्राइस डिमांड होगा। आज हम लोग जो देख रहे हैं वो डिमांड किससे अफेक्टेड होता है? प्राइस से। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। किससे अफेक्टेड हो रहा है? प्राइस से। अगर प्राइस स्टेबल रहेगा तो डिमांड भी स्टेबल रहेगा, लेकिन प्राइस ऊपर जाता है डिमांड नीचे जाता है, प्राइस नीचे जाता है डिमांड ऊपर जाता है। तो बोलता है व्हेन डिमांड इज अफेक्टेड थ्रू प्राइस इज नोन एज प्राइस डिमांड। जब मांग मूल्य से प्रभावित हो तो उसे कीमत मांग कहते हैं, और जब मांग इनकम से प्रभावित हो तो उसे आय मांग कहते हैं। And when demand is affected through income of consumers, then it is called income demand। अब देखिए डिमांड इनकम से भी अफेक्टेड होता है। अब समझिए कि नॉर्मल परिस्थिति थी, सबका इनकम एज इट इज़ था। अब लोगों का इनकम बढ़ने लगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, इनकम घटेगा डिमांड घट जाएगा। तो सिंपल। अच्छा, प्राइस डिमांड क्रॉस चलता है, प्राइस डिमांड में क्रॉस चलता है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, यानी क्रॉस, उल्टा एकदम। जो झूला होता है ना, बस वही झूला है जो पार्क में आपको मिल जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो एक नीचे जाएगा, वो बैठ के दोनों झूलता रहता है कि ऊपर एक नीचे। तो बोलता है कि प्राइस डिमांड का मतलब एक ऊपर तो एक नीचे, इन्वर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इसमें होता है। इसमें बोलता है पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस बढ़े, इनकम बढ़ेगा, सॉरी यहाँ पे होगा पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। तो बोलता है इनकम अगर बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो डिमांड भी घटेगा। कहीं कोई दिक्कत है? और उसके नीचे है 2 सुपीरियर गुड्स, मतलब नॉर्मल गुड्स जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, और एक इन्फीरियर गुड्स होता है घटिया सामान। घटिया सामान का कंडीशन ही अलग रहता है। अगर लोगों का इनकम बढ़ा तो घटिया सामान का डिमांड घट गया, यानी फिर ध्यान दीजिएगा घटिया सामान में आपका क्या चलेगा जानते हैं? इन्वर्स रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड चलेगा। थोड़ा डेप्थ करने की जरूरत है, बहुत डिटेल में जाएंगे तो समय ज़्यादा बर्बाद होगा। 2 मिनट का ही है तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ये पूरा एकदम डिटेल का चीज़ है, और मैं कितना बेसिक आपको बताऊँ उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करना है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोनोपोली मार्केट क्या होता है? मोनोपोली मार्केट ऐसा मार्केट है जहाँ पे सिंगल सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर होता है। मोनोपोली मार्केट ऐसा मार्केट है जहाँ सिंगल सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर होता है। एक बेचने वाला और हज़ारों खरीदने वाले हैं, ऐसे मार्केट को मोनोपोली मार्केट बोलते हैं, जिसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। ये हम लोग कंप्लीट कर लिए छोटा क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं बड़े क्वेश्चन की तरफ। बड़ा क्वेश्चन, अच्छा बड़ा क्वेश्चन फर्स्ट है डिफाइंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? तो बोलता है कुछ नहीं करना, बिजनेस इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन वही इकोनॉमिक्स का ही डेफिनेशन है। तो बोलता है व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज क्रिएटेड फॉर बिजनेस एक्टिविटीज इज नोन एंड बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलता है कि अगर आप इकोनॉमिक्स के सारे एक्टिविटी को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो वो कहलाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। फीचर्स क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स का? बोलता है यह फर्म के व्यवहार से संबंधित है। इट इज़ रिलेटेड विद द फर्म प्रिंसिपल। डायरेक्टिव नेचर होता है, निर्देशात्मक प्रकृति का होता है, ये हमेशा डायरेक्शन देता है। प्रैक्टिकल अप्रोच है, आज के समय में अप्लाइड अप्रोच है, ये कोई सोचा समझा नहीं है। सर आज जो अप्लाई हो रहा है ना उसको पढ़ना बिजनेस इकोनॉमिक्स में। यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स में कोई हाइपोथेसिस क्रिएट नहीं करना, परिकल्पना नहीं करना है,
यहाँ जो आज रियल में हो रहा है वही पढ़ना है आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स में। वाइडर स्कोप है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, स्कोप बहुत बड़ा है क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में हर एंगल को टच करना है। और स्टडी ऑफ मैनेजरियल बिहेवियर, बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम लोग मैनेजर्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि एक मैनेजर क्या चाहता है, क्या सोचता है, उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। बोलते हैं नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो सर इकोनॉमिक्स का ही नेचर दो है, आर्ट और साइंस, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का भी नेचर है आर्ट और साइंस। आर्ट क्या क्यों कहते हैं इकोनॉमिक्स को? क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स हर व्यक्ति नहीं कर सकता, ये आर्ट है जिसको डेवलप करना होगा अपने अंदर, ये कला है जिसको अपने अंदर डेवलप आपको करनी होगी, तभी आप बिजनेस इकोनॉमिक्स के मास्टर बन सकते हैं। यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स का मास्टर बनने के लिए आपको ये कला अपने अंदर डेवलप करनी होगी, ये आर्ट अपने अंदर डेवलप करनी होगी। और साइंस इसलिए क्योंकि साइंस का मतलब होता है सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट। अगर आप किसी सब्जेक्ट का, किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं तो इसे हम आर्ट्स साइंस कहते हैं। तो इसीलिए क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में सिस्टमैटिक नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। आगे लिखा है क्या स्कोप है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, कहाँ कहाँ बिजनेस इकोनॉमिक्स इस्तेमाल हो सकता है। तो ध्यान देते जाइएगा, ये सारे पॉइंट में आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल दिखेगा। अगर डिमांड एनालिसिस करना है तो बिजनेस इकोनॉमिक्स चाहिए, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करेगा डिमांड एनालिसिस करने में। बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करेगा डिमांड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब पहले से अनुमान लगाना। अच्छा, जितनी कंपनियां मोबाइल फ़ोन या कुछ भी बना के लाती है वो पहले प्रोडक्शन करके लाती है या आप जब दुकान जाते हैं तब प्रोडक्शन शुरू करता है? तो आपका जवाब है पहले प्रोडक्शन करके लाती है। पहले लाती है तो उसको कैसे मालूम कि जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सब बिक जाएगा? नहीं बिका तो उतना छोड़ दो। समोसा बनाने वाले को कैसे मालूम कि कितना समोसा उसका बिक जाएगा? नहीं बिकेगा तो बर्बाद हो जाएगा ना। तो कैसे वो बनाता होगा? तो ध्यान दीजिएगा, उसको एक अनुमान लग गया होगा, उसको बोलते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। एक अनुमान है मांग का कि सर इतना तो बिक ही जाएगा, तो मांग का अपना एक अनुमान लगा लेता है और उसी अनुमान के आधार पर बेचता है। कभी बच भी जाता है और कभी घट भी जाता है। आगे क्या लिखा है? प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस करने में भी बिजनेस इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन पॉलिसी में भी आप बिजनेस इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी वस्तु का प्राइस हम कैसे, मूल्य निर्धारण का मतलब है कि किसी वस्तु का मूल्य कैसे तय करेंगे, उसके लिए भी बिजनेस इकोनॉमिक्स का सहारा ले सकते हैं। यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण में, प्रोडक्शन का लागत निकालने में, मांग का पूर्वानुमान लगाने में, मांग विश्लेषण में, पूंजी प्रबंध में, प्रॉफिट मैनेजमेंट में, स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में, मार्केट रिसर्च में और प्रोजेक्ट वैल्यूएशन में बिजनेस इकोनॉमिक्स काम देगा। इसलिए कॉमर्स के स्टूडेंट को खास करके बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने को दिया जाता है कि आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो ये सारी जगह पे आपको परेशानियाँ मिलेगी। अब चलते हैं व्हाट इज़ डिमांड एंड एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। मांग क्या है और मांग के तत्व, निर्धारक तत्व कौन है वो बताइए। तो फिर अभी बता दूँ, अभी हम लोग ऊपर डिस्कस कर लिए थे सप्लाई के बारे में, पूर्ति के बारे में। सप्लाई क्या बोलता है? एक पार्टिकुलर प्राइस के ऊपर एक कंज्यूमर जितनी क्वांटिटी खरीदने मार्केट जाता है उसे क्वांटिटी सप्लाई बोलते हैं। एक पार्टिकुलर मूल्य यानी एक विशेष मूल्य के ऊपर एक व्यक्ति जितना क्वांटिटी, जितनी मात्रा खरीदने के लिए मार्केट जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं, मांग बोलते हैं। अब मांग के निर्धारक तत्व क्या क्या है? देखिए, मांग का परिभाषा यहाँ पे है, आप आराम से लिख सकते हैं। और मांग के निर्धारक तत्व क्या क्या कहलाएगा बताइए। तो मांग के निर्धारक तत्व में आएगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो डिमांड को डिसाइड करते हैं, जिसके आधार पर किस वस्तु का डिमांड हो सकता है। तो पहला जो तत्व है डिमांड को एनालिसिस करने वाला, वस्तु की उपयोगिता। थोड़ा गलती से कहा गया वास्तु, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वस्तु की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ आर्टिकल। आय का स्तर, इनकम लेवल, धन का वितरण, वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, रुचि, फैशन और भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा। सारे बच्चे को पढ़ा दिया गया है पहले से भी, जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो उनको पूरा डिस्कस कर दिया गया है। तो इसको आप डिटेल में लिखेंगे, खाली पॉइंट लिखे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 20 नंबर इतना छोटा नहीं बनेगा। इसका पूरा डिटेल आपको लिखना है। बुक से हेल्प लेके और नोट से आप हेल्प लेके लिख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत है कि आप वस्तु को यूज़ कैसे कर रहे हैं, उसके आधार पर डिमांड है। अगर कोई वस्तु की उपयोगिता ज़्यादा है, जैसे अभी सबसे ज़्यादा बताइए कि मोबाइल सबको चाहिए, तो मोबाइल का डिमांड ऊपर रहेगा। और जो सामान अभी सबको नहीं चाहिए उसका डिमांड कम रहेगा। तो भैया उपयोग कैसा है, लोग, हर व्यक्ति चाहता है। अगर किसी वस्तु का उपयोग हर व्यक्ति के लिए है तो उसका डिमांड ज़्यादा होगा, और किसी वस्तु का उपयोग अगर हर व्यक्ति के लिए नहीं है तो उसका डिमांड कम होगा। आय का स्तर, अब वो लोगों के हाथ में खूब पैसा है तो खूब डिमांड होगा, पैसा नहीं है तो ठंडा है। जितना हाथ में पैसा उतना गर्मी और डिमांड करेगा, पैसा नहीं रहेगा तो सब ठंडा हो जाएगा, तो ये डिमांड कम हो जाएगा। तो डिमांड इस पर भी आधारित है, डिमांड इस पर भी आधारित है, डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पर भी आधारित है। अब बताइए, हर व्यक्ति क्या करता है? सारा खर्चा करता है, एजुकेशन को पीछे रखता है। समझिएगा, अगर एक व्यक्ति, नॉर्मली हम लोग अपने देखे गांव साइड में भी,
तो बहुत कम लोग हैं जो एजुकेशन को सबसे ऊपर प्रायोरिटी देते हैं कि नहीं भाई हमको शिक्षा देना है अपने बच्चे को, चाहे जैसे भी देना है, क्योंकि अगर एक बार बच्चा पढ़ गया ना तो सारा कमाई खत्म हो कर देगा, सारा सरदर्द खत्म कर देगा। लेकिन हर व्यक्ति को देखते हैं, मैक्सिमम 80% 90% लोगों को देखते हैं कि एजुकेशन उसका सेकेंड थर्ड प्रायोरिटी में है। फर्स्ट प्रायोरिटी पता नहीं क्या है, थर्ड प्रायोरिटी में है, बच्चे को पढ़ा नहीं रहा अच्छे से। अब बताइए अगर आपका थर्ड प्रायोरिटी में एजुकेशन है पूरे देश में, तो समझिए एजुकेशन का डिमांड उतना अच्छा नहीं रहेगा। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी है कि उसको शराब पीना है तो शराब का डिमांड फर्स्ट प्रायोरिटी में रहेगा। तो सवाल है कि कंज्यूमर अपना पैसा खर्च कहाँ करना चाहता है, हमारी प्राथमिकता क्या है। अब झारखंड में सर्वे हो जाए और पता करे कि पहली प्राथमिकता अगर आप कमाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे, तो बच्चा बता रहा है कि सर सबसे पहले हम एप्पल का फ़ोन खरीदेंगे, या पेरेंट्स बता रहे हैं सबसे पहले हम ये करेंगे, घर बनाएंगे, दूसरा बोलते हैं हमको गाड़ी खरीदना है, और तीसरा चौथा नंबर में आता है बच्चे की पढ़ाई। पहला घर, दूसरा गाड़ी, तीसरा कुछ और हो, चौथे पाँचवें में आता है बच्चे की पढ़ाई। तो समझ जाएगा एजुकेशन सेक्टर का डिमांड झारखंड में नहीं है, सबसे ज़्यादा डिमांड है घर बनाने वाले की। लेकिन अगर सारे पेरेंट्स ये बोले इस सर्वे में कि नहीं सर फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चे का एजुकेशन, सेकंड प्रायोरिटी हेल्थ, हम अपने हेल्थ को देखेंगे, थर्ड प्रायोरिटी है कि हाउसिंग, घर हम बनाएंगे, अब फोर्थ प्रायोरिटी हमारा ये है, फिफ्थ प्रायोरिटी में हम कार खरीदेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, पाँचवें नंबर पर कार है। इसका मतलब है कार की कंपनी ये सोच रही है कि भैया डिमांड एनालिसिस हम लोग कर लिए, पूरा सर्वे कराए तो झारखंड में पता चला कि हर व्यक्ति का पाँचवें प्रायोरिटी में कार है। इसका मतलब है कार के लिए वेट करना पड़ेगा, अभी कार का डिमांड नहीं बढ़ेगा। और ये कंपनियां कराती है तभी कार बना के लाती है, नहीं तो ऐसा नहीं कि खूब कार बना दो। किसी से पूछ दोगे कार चाहिए तो बताओ कौन आदमी नहीं बोलेगा, बोलेगा सपना तो है सर, खरीदेंगे आज न कल खरीदेंगे। लेकिन सपना से डिमांड नहीं होता है, आपका सपना है, सपना के लिए ये चाहिए, ये नहीं है तो कहाँ से डिमांड होगा। तो कंपनी आपके सपने के आधार पर प्रोडक्शन करके नहीं ला देगी। अब मान लीजिए कोई मार्केट रिसर्च करने गया, बोला रिसर्च करके लाओ कौन कौन कार खरीद सकता है, पूछा सर, बोला सर 1000 आदमी से मिले ना तो 990 आदमी बोल दिया हमको गाड़ी खरीदने की इच्छा है, तो बना दीजिए सर 990 गाड़ी, क्या लगता है बिक जाएगा? नहीं, इच्छा है। अब उसको जाके बोल रहा है सर बना के ला दिए गाड़ी, बोले सर हमारी इच्छा है लेकिन माल नहीं है, पैसा नहीं है, तो कहाँ से खरीदेंगे? इसका मतलब है कि सिर्फ डिज़ायर हो जाने से डिमांड क्रिएट नहीं होता है, डिज़ायर हो जाने से डिमांड क्रिएट नहीं होता है, डिज़ायर को कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए क्या चाहिए, उसको इनकम होना चाहिए, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कि पैसा खर्च कहाँ करना चाहता है। अगर पहली प्रायोरिटी में जो चीज़ है उसका, हम 1000 लोगों से मिलते हैं और 1000 लोग हमको में से मैक्सिमम लोग यानी 80% 70-80% लोग बोल रहे हैं कि सर पहले नंबर में मेरा ये है सर, पहले हम इसको करेंगे, तो समझिएगा उस चीज़ का डिमांड अभी बढ़ने वाला है। और ये हम लोग पढ़ते हैं मार्केट रिसर्च के अंदर। आगे है मार्केट रिसर्च आप लोगों का, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का प्राइस क्या होगा उसके ऊपर डिमांड असर करता है। अगर प्राइस रिलेटेड गुड्स का हाई होगा तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा, रिलेटेड गुड्स का प्राइस लो होगा तो आपका डिमांड घट जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल का ज़रूरत है, एक एक टॉपिक में 1 घंटा निकल जाएगा डिस्कस करने में। नॉलेज की दिक्कत नहीं है, जितना आपको ज्ञान चाहिए उतना मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन आप एक एक टॉपिक को डिटेल करने में बहुत टाइम लग जाएगा, आपका वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट बता दे रहे हैं। सिर्फ आप आराम से इसको डिस्कस कर लीजिएगा डिटेल में करके। चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपोली एंड मेंशन द इक्विलिब्रियम कंडीशन अंडर मोनोपोली। एकाधिकार क्या है और एकाधिकार में इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मोनोपोली दो शब्द से मिल के बना है, मोनो और पोली। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, एक व्यक्ति का अधिकार। सोचिए कि सिंगल सेलर हो। अब सोचिए कि अगर ट्यूशन कॉमर्स का अकेला कॉमर्स पर हजारीबाग हो तो क्या होगा, हम जो चाहेंगे वो प्राइस लेंगे और बच्चा को देना पड़ेगा मजदूरी में। तो यही स्थिति है मोनोपोली मार्केट, ऐसा मार्केट जहाँ पे एक ही बेचने वाला है और सारे लोग खरीदने वाले हैं। तो सोचिए जो एक अकेला बेचने वाला है वो प्राइस मेकर होता है, यानी अकेले प्राइस तय करेगा मार्केट में क्या होगा। हमको मन करेगा तो हम इतना लेंगे, मन करेगा तो कम लेंगे, मन करेगा ज़्यादा लेंगे। तो बोलता है मोनोपोली इज अ प्राइस मेकर, ये प्राइस मेक करेगा, बनाएगा, अकेला विक्रेता राज करेगा सर, और कंज्यूमर का पसीना उतार देगा। अब बोलता है कि इसमें संतुलन कैसे बनाएंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे बनाएंगे। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बनाने के लिए 2 शर्तें हैं। पहला टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच, जिसको हम पहला करेंगे, और दूसरा बोलता है मार्जिनल एनालिसिस अप्रोच। अब देखिए टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच में क्या करेंगे कि किसी हालत में आपको टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को बराबर कर देना है, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू को बराबर कर देना है। अगर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, संतुलन की स्थिति, जहाँ पे असर नहीं पड़ेगा। नहीं तो बताइए अगर सिंगल सेलर है तो पता चला कभी प्राइस ऊपर कर दिया, अब कंज्यूमर से वसूल ले रहे हैं, बताइए ठीक है, प्राइस ऊपर जाएगा, बेचारा कंज्यूमर नहीं खरीद पाएगा, डिमांड नीचे कर देगा। अब सोचिए गांव में एक ही दुकान है राशन का और आसपास में कोई दुकान नहीं है 15-15 20-20 किलोमीटर तक, और वो महंगा सामान देगा ना तो उसका कोई नहीं खरीदेगा, आदमी बर्दाश्त कर लेगा, अरे चलो हटाओ, काम चलाओ, कॉम्प्रोमाइज़ कराओ। पुराने समय में गाँव में माचिस तो खरीद भी नहीं करता था,
दूसरे के घर जाता था भैया, वो कपड़ा लेके और दूसरे घर से आग लाते थे और उससे जला देते थे। माचिस नहीं खरीदता था क्योंकि उस समय कंपटीशन ही था। तो भाई कौन उतना पैसा खर्च करेगा, पैसा कहाँ से लाएंगे हम। तो कोई आदमी पहली बार आग जलाएगा और उससे पूरा गांव का आग लगेगा, सबके चूल्हे में आग जाएगा। ये जब पैसा नहीं रहेगा ना लोगों के पास तो कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देगा, और कॉम्प्रोमाइज़ करेगा ना तो प्राइस जब बढ़ाओगे ना आप, अब हम सोचो कि अगर अकेले पढ़ाने वाले होंगे तो ये नहीं कर सकते हैं कि किसी एक बच्चे का फी हम 10,000 लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने लगेगा पढ़ने से, पढ़ना छोड़ देगा। जब पढ़ना छोड़ देगा तो हम तो ऐसे बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए बोलता है कि मोनोपोली है, इसका मतलब ये नहीं कि लूट लीजिए, और लूट लीजिएगा तो आप बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि लोग कॉम्प्रोमाइज़ शुरू कर देगा कि नहीं खरीदेंगे, चलो हटाओ बाद में कर लेंगे। जैसे आज अगर हम आपको बता दें तो जो फेविकॉल है उसका मोनोपोली है मार्केट में। फेविकॉल के अलावा दूसरी कोई कंपनी नहीं है जो फर्नीचर को चिपकाने का, लकड़ी को चिपकाने का काम करती, कोई कंपनी नहीं है, अकेला सिंगल सेलर है फेविकॉल। इसका मतलब ये नहीं कि फेविकॉल अपना कीमत डबल कर दे, और कभी डबल करता भी नहीं, वही रेट में बेचता है। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि जानता है कि अगर हम ज़्यादा रेट बढ़ा देंगे ना तो लोग फर्नीचर का काम ही छोड़ देगा, पढ़ाई का काम कराएगा और चिपकाने वाला काम ही छोड़ देगा, ठुकवा लेगा, या फर्नीचर का काम घर में कराएगा ही नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही रह लेगा जैसे पहले ज़िंदगी में रहता था। बोलता है नहीं, प्राइस बढ़ाओ लेकिन उतना मत बढ़ाओ कि लूटने लगो। तो ये एक सिचुएशन है मोनोपोली। और दूसरा बोलता है मार्जिनल एनालिसिस अप्रोच, जहाँ मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है, उस जगह पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाता है, वो ठीक स्थिति है। तो ये दो स्थिति है जहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाता है, MC = MR, और दूसरा आता है TC = TR। दोनों चीज़ ध्यान देना आपको। ये सब डिटेल आप थोड़ा पढ़िए बुक से और नोट से, और वहाँ से डिटेल लिखिए। बोलता है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। बताइए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होता होगा? तो चलिए ग्राफ हम बता देते हैं, समझ में आ जाएगा। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस डिसाइड करने के लिए आपको डिमांड और सप्लाई को देखना होगा। बोलता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होता है? डिमांड कर्व ऐसे जाता है और सप्लाई कर्व ऐसे जाता है। बोलता है जिस जगह पे डिमांड और सप्लाई कर्व आपस में टच करेगा, इसी जगह पे, इसी पॉइंट पर प्राइस डिटर्मिनेशन होगा। PD, प्राइस डिटर्मिनेशन पॉइंट, PDP। यानी ध्यान दीजिएगा, मूल्य निर्धारण बिंदु वह बिंदु है, इसको लिख सकते हैं आप डिटेल में, मूल्य निर्धारण बिंदु वह बिंदु है जिस पर मांग और पूर्ति की रेखा एक दूसरे को कट करती है। यानी ऐसे बिंदु पर किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ध्यान दीजिएगा, यानी पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर ऐसे बिंदु पर किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है जहां मांग और पूर्ति की रेखा एक दूसरे को कट करती है। जहां डिमांड और सप्लाई का कर्व एक दूसरे को कट करेगा, उसी पॉइंट पर मूल्य का निर्धारण होगा अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। कोई दिक्कत है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्य का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां पे डिमांड और सप्लाई की रेखा एक दूसरे को कट करती है। जहां कट करेगी उसी पॉइंट पर, ये जरूर ग्राफ बना दीजिएगा, नीचे बना दीजिएगा, शायद बना हुआ नहीं होगा तो आप बना दीजिएगा कि डिमांड और सप्लाई का कर्व एक दूसरे को जहां कट करेगा उसी पॉइंट पर प्राइस डिटर्मिनेशन होगा, मूल्य का निर्धारण होगा अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। बाकी आपके पास डिटेल्स दिया हुआ है, अपना आराम से पढ़ सकते हैं। देख लीजिए भाई, लिख लीजिए। देखिए यहाँ लिखा है इंडस्ट्री का कैसे होता है, फर्म का, लेकिन सबका वही होता है, डिमांड और सप्लाई। ध्यान दीजिएगा। डिस्कस द रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ द रेंट। रिकॉर्डियन थ्योरी क्या होता है? देखो रेंट के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट है रिकॉर्डो का थ्योरी। रिकॉर्डो थ्योरी इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है रेंट के लिए। और अगर पॉपुलेशन के लिए, जनसंख्या के लिए देखिए तो माल्थस का थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में, पॉपुलेशन, जनसंख्या के लिए। तो जब आप पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, आप पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है तो बोलता है रेंट के बारे में अगर पढ़ना है तो रेंट का सबसे बेस्ट थ्योरम है रिकॉर्डियन थ्योरम। ये विद्वान का नाम है रिकॉर्डो, जिसने इस थ्योरम को दिया है। तो रिकॉर्डियन थ्योरम जो है सबसे बेस्ट कहलाता है रेंट के अनुमान के लिए। तो फिर वही लगान क्या होता है? देखिए लगान भूमि की उपज का वह भाग है, यानी जितना भूमि से उत्पादन कर रहे हैं उसका वह भाग है जो भूस्वामी को भूमि के मौलिक शक्तियों के बदले में मिलता है। अगर हमारे पास ज़मीन का अधिकार है और मेरी ज़मीन में कोई खेती कर रहा है तो हमको उस ज़मीन से उस खेती से अपनी ज़मीन के यूज़ करने के बदले में जो मिलेगा उसको हम लोग रेंट बोलेंगे, लगान बोलेंगे। रिकार्डो का लगान सिद्धांत क्या है? देखिए ये सिद्धांत बोलता है कि लगान कहाँ पैदा होता है, क्यों पैदा होता है और लगान की मात्रा किसके बराबर होती है। ये चीज़ आपको रिकार्डो के लगान सिद्धांत में, अब यहाँ उसका पूरा डिटेल नहीं है आप लोगों के पास क्योंकि बहुत शॉर्ट में बना हुआ है ये PDF। समय कम होने के कारण पूरा डिटेल नहीं बन पाया,
लेकिन आपके पास इसका डिटेल होगा और आराम से वहाँ से आप आंसर कर सकते हैं रिकॉर्डों के लगान सिद्धांत का। और लास्ट है व्हाट इज़ नेशनल इनकम राइट्स द मेथड्स ऑफ इट्स मेजरमेंट। राष्ट्रीय आय क्या है और इसे मापने की कितनी विधियाँ हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नेशनल इनकम का मतलब होता है पूरे देश का इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या है, पूरे देश का इनकम। मतलब बोलता है गुड्स एंड सर्विसेज, एक अकाउंटिंग ईयर में, एक लेखांकन वर्ष में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, एक लेखांकन वर्ष में जितने वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है भारत की सीमाओं के अंदर, प्लस बाहर से जो इनकम आता है, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो नेशनल इनकम निकल जाएगा। यानी बोलता है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, अगर एक देश के अंदर हम जितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं वो, प्लस इनकम फ्रॉम फॉरेन या इनकम फ्रॉम एब्रॉड, अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पास निकलेगा उसको बोलते हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो वो देखिए यहाँ पे आपके पास राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय को की गणना करने के 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं नेशनल इनकम निकालने के। और इसका महत्व देख लीजिए, क्यों नेशनल इनकम निकालना चाहिए। तो बोलता है डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक पॉलिसी, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन गैप को मैनेज करने के लिए, बजट को बनाने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को ठीक करने के लिए, और डिफेंस और डेवलपमेंट के लिए आपको नेशनल इनकम निकालना पड़ेगा ताकि हमारे देश का क्या आय है उसको मेजर कर सके। इनकम, नेशनल इनकम मेजर करने के 3 मेथड्स हैं। पहला है प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड, और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। ये आपको 12th के क्लास में भी मिल जाएगा और इस सारे मेथड्स का फॉर्मूला नीचे डिस्कस कर लेंगे कि इसका क्या फॉर्मूला, इसका क्या फॉर्मूला, इसका क्या फॉर्मूला है, यानी कैसे कैसे तीनों मेथड्स में हम लोग नेशनल इनकम निकालेंगे, ये आप इसको देख लीजिएगा। तो आपके पास कोर्स देखिए, कम से कम इस वीडियो में आपके पास क्वेश्चन तो चला गया ना, साथ ही साथ बेसिक आंसर चला गया, कुछ आप एडिशनल कर लेंगे तो आपके लिए आसान पड़ेगा और आप इसका आंसर आराम से लिख सकते हैं। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, तो सेकेंड लेक्चर भी आप तक जल्दी पहुँचेगा, सेकेंड मॉडल सेट जल्द ही आप तक पहुंचेगा ताकि आपको आसानी से एग्ज़ाम देने में दिक्कत ना हो।